तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। इसमें टोटल फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड्स इन फेवर। सिमिलरली हमारे पास होता है ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट ये होता है टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल बाय अनफेवरेबल होते हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट इज टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल बाय फेवरेबल। अब इसमें हम सिंपल सी चीज समझे यहां पर, यहां देखिएगा, जैसे आप ये जो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट आप डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट मैचेस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज तक 10 मैच हुए हैं, ठीक है ना। 10 मैच हुए हैं और इंडिया 7 मैच जीती है और 3 हारी है। तो उसके ऑड्स इन फेवर कितने होंगे? 7/3। 7 वो जीती है, 3 वो हारी है। तो 7 आर इन फेवर, 3 आर नॉट इन फेवर। तो 7/10 नहीं बोलते हैं यहाँ पर, वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। हम जब ऑड्स इन फेवर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, जो जीता है, अपॉन वो जो हारा है। तो जीता कितने है? 7 है। हारा कितने है? 3 है। तो ऑड्स इन फेवर इज 7/10 एंड ऑड्स इन अगेंस्ट इज 3/7। तो अगर इसी से हम बात करें प्रोबेबिलिटी यूजिंग ऑड्स, प्रोबेबिलिटी यूजिंग ऑड्स, प्रोबेबिलिटी यूजिंग ऑड्स की बात किया है तो जैसे हम बात करें ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज m/n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल बी m/m+n। और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अनफेवरेबल, मतलब n/m+n। दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज। ये हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम ऑड्स, ठीक है ना। और मान लो सेम तरह से आपको दिया हुआ है, ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए इज m/n, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए इज m/n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, अब ये नीचे वाले फेवरेबल है, ऊपर वाले अनफेवरेबल है, तो ये आ गया n/m+n। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए इज m/m+n, ये आ गया। तो ये हमारे पास ए के होने की प्रोबेबिलिटी है और ना होने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे ऑड्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ऑड्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी, अब आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपसे ऑड्स पूछ रहा है, तो इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऑड्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं यहां से, ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है आपको? ए। तो हमारे पास ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर विल बी इक्वल टू p/1 - p। ए के होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट विल बी ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बाय ए के होने की प्रोबेबिलिटी। तो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। गलत है, यहां देखिए आप, हम बोल रहे हैं देयर इज अ अनकंटेनिंग 5 ग्रीन बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट दीज बीइंग ऑल ग्रीन। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉल्स बीइंग ग्रीन,
इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पी ऑफ ऑल 3 ग्रीन, तो वो कितना आएगा? हमारे पास 5 ग्रीन है और 4 वाइट है, टोटल 9 बॉल्स है मेरे पास, तो 5 में से 3 निकाल ली बाय 9c3, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/42, इसको P मान लिया। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट दीज बीइंग ऑल ग्रीन, इस ऑड्स अगेंस्ट निकालने हैं आपको, तो आपसे पूछा जा रहा है ऑड्स अगेंस्ट ऑल बीइंग ग्रीन, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 - p/p, तो ये पूछ रहा है आपसे, तो ये आ गया 1 - 5/42/5/42 विच इज 37/5 आंसर। डाउट है? ABC are 3 horses participating in a race. The odds in their favors are 1/4, 1/3 and 2/5. तो इसका मतलब क्या हुआ? Probability of A कितनी आ गई? 1/5. Probability of B वो कितनी आ गई? 1/4. Probability of C कितनी आ गई? 2/7. And if a dead heat is not possible, dead heat का मतलब क्या होता है? Dead heat का मतलब टाई ब्रेकर इज नॉट पॉसिबल, मतलब बराबर नहीं आ सकते हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस द रेस, मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है वो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो ये आ गया PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B, P ऑफ B इंटरसेक्शन C, P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि टाई ब्रेकर इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि टाई ब्रेकर नहीं हो सकता है, तो टाई ब्रेकर नहीं होगा, मतलब सारे जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया? P ऑफ A यूनियन B इज A यूनियन B यूनियन C इज PA प्लस BB प्लस PC। PA प्लस PB प्लस PC का मतलब क्या हो गया मेरे पास? 1/5 प्लस 1/4 प्लस 2/7 which is coming out to be 103/140। इसमें देखिए एक चीज काम की बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर क्या, हाँ बेटा बोल। ये देखिए आप, इसमें कई लोगों के दिमाग में ये चीज भी आती है कि सर P ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये तो 1 होना चाहिए, ये 1 नहीं होगा। ये 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ABC आर 3 हॉर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस, इसके अलावा और भी हॉर्स हो सकते हैं, तो ये P ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये 1 हो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, इसमें कई लोगों को लगता है बनाना चाहिए तो इनमें से कोई जीतेगा, ये नहीं बोल रहा है कि दीज आर द ओनली 3 हॉर्सेस विच आर पार्टिसिपेटिंग, इनके अलावा भी हॉर्स हो सकते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C 1 नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या होता है, ये बहुत जेई के लिए काफ़ी रेलिवेंट भी है। जेई में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं, कंडीशनल है, बेस है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। कंडीशनल में क्या बोल रहा है? 2 इवेंट है A और B, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो क्या होगी? NS, मतलब जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ NS, वो कितना आ गया? ये टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दीज आर NS। NA का मतलब टोटल एलिमेंट्स इन सेट A, तो PA का मतलब क्या होगा? टोटल एलिमेंट्स इन सेट A बाय टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। PB का मतलब क्या होगा? टोटल एलिमेंट्स इन सेट B बाय टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब यहां हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं पूछूं आपसे P ऑफ A स्लैश B, इसको रीड करते हैं P ऑफ A गिवन B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन that event B has occurred। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो P ऑफ A गिवन B, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? इवेंट B हो गया। अगर इवेंट B हो गया है तो आपका नया सैंपल स्पेस क्या है?
अगर इवेंट बी हो गया है यहाँ पे, तो आपका नया सैंपल स्पेस क्या, बी में से आया होगा, तो नया सैंपल स्पेस क्या होगा, बी। तो मेरा न्यू सैंपल स्पेस, न्यू सैंपल स्पेस विल बी बी। फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो एक मेरे पास ये इस तरह से है, ठीक है ना, इसमें ये ए है, ये बी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 8 9, इसमें 10 11 12 13 14 भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब मैं बात कर रहा हूं पी ऑफ ए गिवन बी की। तो पी ऑफ ए गिवन बी की बात कर रहा हूं कि अब मैं क्या बोल रहा हूं, इवेंट बी हो गया है। अगर इवेंट बी हो गया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट बी। ये ए है, ये बी है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 8। अब अगर क्या कहते हैं बी हो गया है, तो मेरा नया सैंपल स्पेस बी हो गया है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इवेंट ए को होना है, तो इवेंट वो एलिमेंट कहां से आया हो, आप मुझे बताओ एलिमेंट कहां से आया हो कि वो इवेंट ए बी हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी से। तो नया सैंपल स्पेस में बी में कितने एलिमेंट है, 5 और 3 8, और वो ए इंटरसेक्शन बी से आया तो कितना होगा, 3/8। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पी ऑफ ए गिवन बी की बात करता हूं, एक काम करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं, पी ऑफ ए गिवन बी। अगर पी ऑफ ए गिवन बी होगा तो वो सैंपल स्पेस कहां से आया हो, ए इंटरसेक्शन बी से आया हो, और नया सैंपल स्पेस क्या होगा, बी। तो ये आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस बाय एन बी बाय एन एस। मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहां पर। तो ये आ गया मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो पी ऑफ ए गिवन बी will be P of A intersection B by PB. Similarly, P of B given A कितना हो जाएगा सी, P of A intersection B by PA. These are the probabilities. इसको सैंपल स्पेस से भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन ठीक है। प्रोबेबिलिटी के टर्म में ही काम करेंगे, इजी पड़ेगा हमारे लिए। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 रेड और 4 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स है, 2 बॉल्स निकालनी है, 1 रेड और 1 ग्रीन, 1 रेड और 1 ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी इज पहली रेड दूसरी ग्रीन, पहली ग्रीन दूसरी रेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/9। इसको बोल रहे हैं P ऑफ A। अब मैं लिख रहा हूं P ऑफ B गिवन A। ये रेड आ गई है, तो अब ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/8, जो हमने पहले भी यूज किया था जब आप पूछते थे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है सर ये। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी बेसिकली। अब पहली ग्रीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9। पहली ग्रीन ये है P ऑफ B। अब P ऑफ A गिवन B, पहली ग्रीन आ जाए, उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/8। इसको ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लाई होता है मेरे पास। जैसे मैंने बोला P ऑफ A गिवन B, तो यहां P ऑफ A गिवन B कितना होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब कितना आ गया, 3/13 बाय PB। PB कितना आ गया, 7/13, ये आ गया 3/7। PB गिवन है P इंटरसेक्शन AB मतलब 3/13 बाय P ऑफ A। P ऑफ A में कितने हैं, 9/13, ये आ गया 1/3। क्लियर है क्या। तो इस तरह से कंडीशन की जाती है। और क्वेश्चन करेंगे अभी। यहां देखिए एक चीज और समझिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हुआ, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहां पे जो ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ये होगा PB, P ऑफ A गिवन B और P ऑफ A, P ऑफ B गिवन A। बेसिकली जो हम ये लिख रहे हैं ना, ये वाला, ये यही चीज है बेसिकली। इवेंट बी हो गया, इवेंट बी होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, या इवेंट ए हो गया, ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी। तो हम जो ये चीज लिख रहे हैं वो ये वाली लिख रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा था हम लोगों ने, यही लिखा हुआ है वो बेसिकली। क्लियर है क्या, जल्दी करिए क्वेश्चन।
इन क्वेश्चंस को एक बार समझिए आप लोग, क्या है मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। बेसिकली क्या है, आपके सीबीएसई में बहुत काम आने वाला है। आप जब ऐसे डायरेक्टली आंसर लिखने की हैबिट डाल देंगे, वो जेई में अच्छा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस भी जाएंगे आप। हमें क्या होता है, हैबिट सैम्पल स्पेस पता है, मैं सिखा दिया आपसे, काम हो जाएगा। क्योंकि आप जेई का जब बोर्ड में काम करेंगे, बोर्ड में आपको 1 मार्क्स नहीं मिलने वाला इसका। तो हम कैसे करेंगे, हम 2 इवेंट डिफाइन करेंगे। इवेंट क्या है मेरे पास, इवेंट ई इज रोलिंग ए डाइस। प्रोबेबिलिटी में मैं आपको वही सिखाऊंगा कि बोर्ड से मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। अगर आपको इवेंट डिफाइन करने नहीं आते या कि ये काम करना नहीं आता, तो आप मान के चलिए मारे जाएंगे आप लोग। तो इसमें हमने 2 इवेंट डिफाइन किए। फर्स्ट, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है ना। ये हमारे पास इवेंट ए है। तो इवेंट ए में जो मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 4 6। बी में क्या बोल रहा हूं, गेटिंग ए प्राइम नंबर। इवेंट्स डिफाइन करने की, स्ट्रक्चर बनाने की हैबिट डालिए, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में फंसने वाले हैं बहुत बुरे वाले आप लोग। इसमें इवेंट क्या आ गए मेरे पास, सैंपल पॉइंट्स 2 3 5, ठीक है। और सैंपल स्पेस क्या है मेरे पास, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। और ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ रहा है मेरे पास, ओनली 2। आपसे क्या बोल रहा है वो, इन रोलिंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। मतलब इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कि इवेंट बी हो गया है। बेसिकली आपसे बोल रहा है पी ऑफ ए गिवन बी। तो पी ऑफ ए गिवन बी इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। ये आ गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6। ए की एलिमेंट आ रहा है और बी में कितने आ रहे हैं, 3। तो ये आ रहा है 3/6। तो ये कितना आ गया, 1/3। वो बात सही है, आपको पता है कि प्राइम नंबर आ गया तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अगर प्राइम नंबर आ चुका है तो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए मेरे पास, 2 3 एंड 5। अब उसमें इवन आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी मेरे पास, केवल वही होगी। वो बात ठीक है, लेकिन यहां पे हम इस तरह से काम करेंगे। यह देखिए क्या होगा, यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या होगा मेरे पास, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। A event is number on second dice is, क्या बोला है, टोटल नंबर इज 5। ये 5 है। अगर सेकंड डाइस पे 5 है, मैं इसका इवेंट ए बोल रहा हूं, तो इसका मतलब इवेंट्स में क्या आ गया, इसमें सैंपल पॉइंट 1 5 2 5 3 5 4 5, ये तो आएगा, और 5 5 एंड 6 5, ये इवेंट्स आएंगे। बी में क्या बोल रहा हूं, सम इज 8। सम 8 है, तो मेरे पास इवेंट बी में क्या क्या आएंगे मेरे पास, तो यहां पे आ जाएंगे मेरे पास 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, ये इवेंट्स आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया मेरे पास, ओनली 0.35। आपसे क्या पूछ रहा है, ए पेयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न बोथ द डाइस इज 8। तो आपको 8 दिया, मतलब बी दिया हुआ है, और सेकंड डाइस पे 5, तो वो पूछा गया है। तो आपसे बेसिकली पी ऑफ ए गिवन बी पूछा गया है। तो पी ऑफ ए गिवन बी इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी इज इक्वल टू, ये आ गया 1/36। पी इंटरसेक्शन बी में ए की एलिमेंट है और पी बी में 5 एलिमेंट है, तो ये आ गया 5/36। आंसर इज 1/5। बोर्ड्स में अगर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना बैठे रहना कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। स्कूल वाले मार्क्स काटेंगे आप लोगों के। प्रोबेबिलिटी में स्ट्रक्चर डिफाइनिंग के मार्क्स होते हैं। यहां देखिए आप, इसमें वही अपन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। ये एक्सपेरिमेंट है मेरे पास। अब ए इवेंट क्या बोल रहा है, वेयर शफल्ड कार्ड डाउन इज फाउंड टू बी स्पेड, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड डाउन इज एस, वो दिख रहा है साफ साफ, लेकिन वो इवेंट डिफाइन करने की सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। कार्ड इज एन एस, ठीक है ना। बी इज कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ये आ गया मेरे पास। बेटा जिसको इवेंट डिफाइन करने नहीं आते, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट मत लिखने की हैबिट डालो, आगे अच्छे क्वेश्चन में मारे जाओगे तुम लोग सारे।
इवेंट डिफाइन करना है, हैबिट डालो, इवेंट से ही काम होता है यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका मतलब एस ऑफ स्पेड, ये बोल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है पी ऑफ ए गिवन बी, पी ऑफ ए गिवन बी इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड तो एक ही कार्ड होता है 52 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/52। और पी बी कार्ड ड्रॉन स्पेड, स्पेड कितने कार्ड होते हैं 13, 13/52, तो कितना आ गया 1/13। क्लियर है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा भी है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट विल नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अनदर इवेंट। एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही बात की जाती है, सिंपल सा है कि एक इवेंट के होने से दूसरे के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन, गेटिंग स्पेड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। अब मुझे बताओ, मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पर हेड आ गया, क्या इससे अगर मैं डेक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकालता हूँ, उसकी स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी को फर्क पड़ेगा क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट है। टॉसिंग ए कॉइन से वहां स्पेड आए, क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम बोल सकते हैं दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। देखो ये तो बेसिकली क्या हुआ था कि डिफरेंट इवेंट्स में हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या होगा। ये तो मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ले लिए कि एक टॉसिंग ए कॉइन, एक डेक में से कार्ड निकालना है, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मेन यूज तो सेम इवेंट में होता है, सेम एक्सपेरिमेंट में होता है। जैसे यहाँ देखो, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि पहले हम बात कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इफ फर्स्ट ड्रॉन कार्ड लिख देते हैं, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड, ठीक है ना। तो पी ऑफ ब्लैक कितनी होगी 26/51, क्योंकि रेड तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी तो वही सेम रहेगी यहां पर। इफ फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, तो पी ऑफ बी कितना होगा 25/51, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं विद रिप्लेसमेंट, तो पी बी हमेशा ही 26/52 ही रहेगा, क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया है पहले बार देखने के बाद। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला यहां पर, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इफ नो रिप्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट। और दूसरे केस में बोल रहा हूं मैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के केस में वो इंडिपेंडेंट है और अदरवाइज वो डिपेंडेंट है। तो आप देख रहे हैं सेम ही एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंड करता है वो किस तरह से करे जा रहे हैं। तो आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते यहाँ पर। देखो इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दिख जाता है कि कॉमन एलिमेंट नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट ऑब्जर्व करते हैं कि सर ऐसा दिख जाए हमको, दिखेगा नहीं तुम्हें वो। इट इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है ध्यान से देखना यहाँ पर, इफ ए एंड बी, if A and B are independent events, if A and B are independent events, तो P of A given B ये किसके बराबर होगा? P of A given B किसके बराबर होगा बताइए? P of A given B किसके बराबर होगा? हाँ P, बिल्कुल सही, P, क्योंकि B के होने से A की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली P ऑफ B गिवन A किसके बराबर होगा? PB के। तो हम बोल सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A गिवन B, PB इक्वल टू P ऑफ B गिवन A इंटू सॉरी P A गिवन B ये होता है, और ये कितना P B गिवन A कितना आ गया, और ये किसके बराबर होगा P B गिवन A
एक मिनट रुकिएगा, पी बी गिवन है इज इक्वल टू पी बी, तो ये यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर आ गया, क्योंकि ये पी ऑफ ए गिवन बी पी ए के बराबर ही होगा, तो ये आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो हमें दो चीज याद रखनी है यहाँ पे कि पी ऑफ ए गिवन बी इज ये वाला और पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए पी बी। तो कभी भी आपको इवेंट्स को चेक करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी आ रहा है नहीं आ रहा। आपको फील क्या हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, दोबारा बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में गलती यही करेंगे आप कि सर देख के तो इंडिपेंडेंट नहीं लग रहे हैं, अरे तुम्हें उससे पता समझ में ही नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ऑलवेज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपके पास दो इवेंट के लिए पी इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी के बराबर आ गया तो ही इवेंट्स को आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते आप। जैसे मान लो, और बात समझाता हूं मैं आपको, मान लो इफ ए बी सी आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए बी सी आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, देखो यहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए पी बी, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा पी बी इंटरसेक्शन सी इज पी बी पी सी, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा पी सी इंटरसेक्शन ए इज पी सी पी ए, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी ए पी बी पी सी। ये सारी कंडीशन चेक होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन से इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे आपको दिया हुआ है A1 A2 से लेके AN, तो इसमें कितनी कंडीशन चेक होंगी, नंबर ऑफ कंडीशंस जो आपको चेक करनी है, नंबर ऑफ कंडीशन दैट नीड टू बी चेक्ड, NC2 दो दो वाले सारे, तीन तीन वाले सारे, चार चार वाले सारे से लेके n वाले सारे, तो बेसिकली ये आ गया 2 की पावर n माइनस NC1 माइनस 1, तो ये आ गया 2 की पावर n माइनस n माइनस 1। these many conditions need to be checked। ये सारी कंडीशन चेक होनी चाहिए, तभी आप इवेंट्स को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। क्लियर? दोबारा समझा देता हूँ ये, तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन गिवन पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए पी बी, और आपको प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो बेसिकली आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज P A कॉम्प्लीमेंट P B, ये प्रूफ करना है। तो आप मुझे बताओ P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B इंटरसेक्शन, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है, ओनली B। इसका मतलब क्या हो गया, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया होता है, ये बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। तो यहां से पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी मैंने ऊपर ही प्रूफ किया है, ये पी ए पी बी, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो पूरे में से कॉमन क्या आ गया, पी बी, अंदर कितना बचा 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए कितना आ गया, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? सिमिलरली सेकंड वाला बात करें हम लोग, ये फर्स्ट था हमारे पास, सेकंड की बात करें हम लोग, सेकंड क्या, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, वो तो सेम प्रूफ हो गया, वो तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं उसको, तो ठीक है। हम तीसरे की बात करें, क्या तीसरा इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, जी हमें प्रूफ करना है, तो ये तो ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमें टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट शुड बी P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं बात करता हूं P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है, A भी नहीं हो रहा B भी नहीं हो रहा, तो वेन डायग्राम में A से और B से बाहर वाला है ये, तो बेसिकली ये कौन सा एरिया है, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, बताया था मैंने आप लोगों को। समझ में आ रहा है कौन सा है ये, देखो ये हमारे पास ये वेन डायग्राम है, ये A है, ये B है, ये बाहर वाला जो एरिया होता है ये होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाले एरिया को बोलते हैं आप लोग। तो बेसिकली क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस पी ए यूनियन B, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए पी बी, पी ए पी बी। तो यहां से कितना आ गया, इसके फैक्टराइज करा अपन ने, तो 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। तो ये कितना आ गया, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या? एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, अच्छी प्रॉपर्टी वो भी, क्या? वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये जनरल प्रॉपर्टी है बेसिकली, वही बस बता रहा हूं बीच में। पी ऑफ ए गिवन बी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इज बी। इसमें ए एंड बी आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट, ये आपको गिवन नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है। वो कोई भी इवेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम ये बात करें तो ये आगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ये कौन सा आ गया, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो बेसिकली मेरे पास कौन सा आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला कौन सा होता है, इसका मतलब होता है पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो ये कितना आ गया, 1। क्लियर है? इसी में और हम 3 इवेंट्स पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम 3 इवेंट्स की बात करें, जेईई से यूज किया हुआ है, इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। मतलब आप किसी भी एक पर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। आप दोनों पे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, दो पे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, या ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, आप तीनों पे ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना? ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। जेई ने इसको डायरेक्टली यूज किया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो काम भी आएगी आप लोगों के। ठीक है, अब इसकी बात करें हम लोग, तो बेसिकली हमें गिवन क्या है यहाँ पर। अगर मैं गिवन की बात करूंगा तो मुझे गिवन है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए पी बी, क्योंकि 3 इवेंट इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं आपको। पी बी इंटरसेक्शन सी इज पी बी पी सी, ये भी गिवन है, और पी सी इंटरसेक्शन ए इज पी सी पी ए। मतलब दो के दिए हुए हैं और एक 3 का दिया हुआ है आपको। एक दिया हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी ए पी बी पी सी, पी ए पी बी पी सी, 3 का भी आपको दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट वाला प्रूफ करें हम लोग, फर्स्ट टू प्रूव, क्या? आप देखो मुझे बताओ, अगर ये दो का है तो अगर मान लो ये तो आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है, बी और सी इंडिपेंडेंट है, सी और ए इंडिपेंडेंट है। मतलब हमें इसमें और समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ए बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। अभी मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया कि 2 इंडिपेंडेंट है तो किसी एक पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे तो भी क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। अब मैं जब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वाले की, तो बेसिकली मुझे प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी आर इंडिपेंडेंट। किसी भी 2 पे ले लिया मैंने, ठीक है ना? अगर 2 पे ले लिया मैंने तो बेसिकली मुझे क्या क्या प्रूफ करना होगा, पी ऑफ ये ए कॉम्प्लीमेंट बी ये इंडिपेंडेंट है, बी सी इंडिपेंडेंट है और ये वाला इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ये तीनों इंडिपेंडेंट, ये 4 प्रूफ करने पड़ेंगे। ये वाला ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, ये वाला है ही गिवन, ये वाला ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं। क्योंकि ए और सी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट सी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। ये हम प्रूफ कर ही चुके हैं ऑलरेडी, बस ये वाला बाकी रह गया है, लास्ट वाला। तो हमें क्या पता है, ये बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है ए नहीं हो रहा है, बी और सी हो रहे। तो अगर मैं वेन डायग्राम देखूं ध्यान से तो ये कौन सा एरिया है,
तो जब आपको समझ में नहीं आए ना तो आप तो वेन डायग्राम बना लिया करो, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कौन सा एरिया पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी और सी हो रहे हैं और ए नहीं हो रहा, तो ये वाला एरिया। तो बेसिकली ये कौन सा एरिया है, बेसिकली ये है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में से कौन सा हटा दिया मैंने, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने। तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, पी बी पी सी, और ये कितना होगा, पी ए पी बी पी सी। पूरे में से कॉमन क्या आ गया, पी बी पी सी, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस पी ए, वो कितना आ गया, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हो गया प्रूफ। सेकंड वाले में प्रूफ करें अपन लोग, सेकंड वाला मान लो अपन ले लिया पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला प्रूफ करें। ये आपको प्रूफ करना है, दो का ले लेते हैं काम, पहले दो का लेते हैं, ठीक है। तो दो का लेते हैं, तो आपको ये क्या प्रूफ करना होगा, इसको पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सी, ये दो वाला आ गया। इसमें दो दो ही कंडीशन में प्रूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, ए और सी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी बी इंडिपेंडेंट है, बी और सी इंडिपेंडेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट सी भी इंडिपेंडेंट है। तो मेरे को केवल दो वाली कंडीशन प्रूव करनी है। तो अब वही वेन डायग्राम समझना पड़ेगा पहले कौन सा एरिया है। तो आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा एरिया कौन सा है तो आप कंडीशन लिख ही नहीं पाएंगे आप। तो बेस्ट तरीका होता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए और बी नहीं हो रहे, सी हो रहा है, मतलब ये वाला, इसका मतलब कौन सा एरिया है ये, ओनली सी। तो ओनली सी में क्या आएगा, पी ऑफ सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आएगा। तो दो बार माइनस हो गया, बीच वाला एरिया तो एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो ये आ गया पी ऑफ सी, ये आ गया पी बी पी सी, ये आ गया पी सी पी ए, और ये आ गया पी ए पी बी पी सी। तो यहां से पी सी कॉमन आया, अंदर बचा 1 माइनस पी बी विच इज पी बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कॉमन क्या आया, पी सी पी ए, अंदर क्या बना 1 माइनस पी बी विच इज पी बी कॉम्प्लीमेंट। पूरे में से कॉमन क्या आया, पी सी पी बी कॉम्प्लीमेंट, अंदर बचा 1 माइनस पी ए विच इज पी ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सेकंड वाला प्रूफ। अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले के लिए, अब इसमें हमको प्रूव करना है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये दिया हुआ है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 में से ये माइनस कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बेसिकली कौन सा एरिया, बिल्कुल बाहर वाला एरिया, तीनों में से ए बी सी के बाहर वाला एरिया को ये बोलेंगे हम लोग। तो ये तो हम निकाल ही चुके हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और माइनस में कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, उसको मैं लिख रहा हूं पी ए पी बी, फिर लिख रहा हूं पी बी पी सी, फिर लिख रहा हूं पी सी पी ए, और प्लस में पी ए पी बी पी सी, ये लिखा हुआ है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी 1 माइनस पी सी, ये आ गया। तो विच इज पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, यहां तक आ गया हमारे पास। क्लियर? देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होता है, मेन जो कंफ्यूजन होता है हमारे पास वो ये होता है कि यार दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और इंडिपेंडेंट भी देखने में एक जैसा लगता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दो इवेंट एक साथ में नहीं हो सकते, ये प्रॉबिलिटी 0 है। इंडिपेंडेंट बोलता है एक इवेंट के होने के बाद से दूसरे की होने की प्रॉबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कई बार कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये जो इंडिपेंडेंट है वो एक जैसे ही है। तो इसके बाद समझाता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें। फर्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ sample points of events, whereas
independent events are defined in terms of probability, in terms of probability, कि probability के टर्म्स में ही बात की जाती है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे दो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मेरे पास, तो हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, या हम बोलें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना हो जाएगा 0। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए पी बी। तो यहाँ बोलते हैं कोई जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसमें बोलते हैं कोई सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, और इंडिपेंडेंट बोलते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी के बराबर होगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट हैव ए कॉमन सैंपल पॉइंट, उसमें कोई सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में है, वहां सैंपल पॉइंट कॉमन हो सकता है। तीसरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज डिफाइंड फॉर सेम एक्सपेरिमेंट, वो सेम एक्सपेरिमेंट में ही करे जाते हैं, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स may arise from different experiment, different experiment से भी आ सकते हैं। फोर्थ, if two events are mutually exclusive as well as independent, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है, इसका मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज PA PB, और ये कितना आ गया 0। इसका मतलब P ऑफ A 0 होगा या P ऑफ B 0 होगा। इसका मतलब वन ऑफ द इवेंट हैज टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, वो तभी पॉसिबल है कि उनमें से एक इवेंट क्या हो, इम्पॉसिबल, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। क्लियर है क्या, यहां तक डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं मेरे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे अराइज होते हैं, उसको हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, ये हमें दिया हुआ है। यहां देखिए आप, दिस इज इवेंट B, दिस इज इवेंट A, और ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये दिया हुआ है आपको। तो A इज ए सबसेट ऑफ B, तो आप मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, A के। भाई इनका इंटरसेक्शन तो A ही आ रहा है ना, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू PA। तो P ऑफ A गिवन B विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय PB, which should be equal to P of A given by P of A by P of B, और P of B given A वो होगा P of A इंटरसेक्शन B by PA। तो ये कितना आ गया, PA by PA, ये कितना आ गया 1। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो आप इसको आप समझे कि अगर इवेंट A हो चुका है तो इवेंट B तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि इवेंट A इज अ सबसेट ऑफ इवेंट B। अगर इवेंट A हो गया तो जो भी पॉइंट निकल के आया होगा वो B से ही आएगा निकल के, क्योंकि A B का सबसेट है। यहाँ पे देखो ना, या जो A है वो B का सबसेट है। अगर A इवेंट हो गया तो B तो हो ही गया ना, कि जो भी पॉइंट निकल के आ रहा है वो तो B से ही आ रहा है। तो अगर A हो गया है तो B तो हो ही गया है, लेकिन B हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि A हो जाए। अगर वो पॉइंट बाहर से आ गया तो A नहीं होगा, तो B होने के बाद A की होने की प्रोबेबिलिटी तब आएगी जब वो पॉइंट बीच में से आ रहा हो। क्लियर है क्या? सिमिलरली सेकंड पॉइंट इज if A and B are two
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी? जैसे यहाँ लिखे हुए हैं दो इवेंट्स है मेरे पास, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये सैंपल स्पेस है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इज सैंपल स्पेस। तो हमें पता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज 1 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो आप क्या बोलेंगे? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू 1। तो पी ए प्लस पी बी कितना आ गया? 1। क्लियर है? काफ़ी जो काम आएगा। इसी को हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे 3 इवेंट्स के लिए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो हमें क्या बोलेंगे? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी विच इज इक्वल टू 1। ये बहुत क्वेश्चन में काम आता है, बहुत जगह यूज भी किया जाता है। तो अगर 3 इवेंट है ए बी सी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो उनका सम कितना होगा? 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, अ फेयर कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स था बेसिकली। ठीक है, ए हेड अकर्स ऑन फर्स्ट टॉस। और तो सैंपल स्पेस तो 4 एलिमेंट आएंगे मेरे पास। सैंपल स्पेस जो बनेगा विच इज एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ये बनेगा। इवेंट ए में बोल रहा है हेड अकर्स ऑन फर्स्ट टॉस, तो मतलब एच एच एंड एच टी। बी इज हेड अकर्स ऑन सेकेंड टॉस, मतलब टी एच एंड एच एच। एंड इवेंट सी इज हेड अकर्स एग्जैक्टली वंस, मतलब हेड टेल एंड टेल हेड, ये आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी वो कितना आ गया मेरे पास? एच एच। बी इंटरसेक्शन सी इज टी एच एंड सी इंटरसेक्शन ए इज एच टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5। क्लियर है क्या? तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज बेसिकली कितना है? 1/4। P ऑफ B इंटरसेक्शन C इज अगेन 1/4। P C इंटरसेक्शन A इज अगेन 1/4। और PA में 2 एलिमेंट है तो PA इज 1/2, PB इज 1/2, PC इज 1/2। तो हम ध्यान से देखें यहां पर, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि AB BC CA आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर आपसे कोई पूछता कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल है इंडिपेंडेंट, आप बोल सकते हैं। लेकिन क्या अगर मैं बोल रहा हूं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये मेरे पास 0 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू PA PB PC। तो अगर आपसे कोई पूछता क्या ABC इंडिपेंडेंट है क्या, तो आप बोलेंगे ABC आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो पेयर वाइज तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये ABC म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है क्या तक? किसी का इसका नहीं हुआ हो कि नोट करना है या कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन, तो P ऑफ A में 4 एलिमेंट है तो ये 1/2 आएगा। P ऑफ B भी 1/2 आएगा। P ऑफ C भी 1/2 आएगा। लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 3 4, तो वो आएगा 3/8। P ऑफ B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C में कौन से आ रहे हैं? 4, एक ही एलिमेंट दिख रहा है मेरे को बस, तो 4 मतलब 1/8। P C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A में कौन सा आ रहा है? केवल 4 ही आ रहा है, फिर से 1/8 ही है। और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में B केवल एक ही आ रहा है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 1/8 विच इज इक्वल टू PA PB PC। तो केवल एक कंडीशन हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? नॉट इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? नॉट इंडिपेंडेंट। बेसिकली दीज आर डिपेंडेंट इवेंट। तो यहां पे कुछ नहीं बोला जाता कि इवेंट्स पेयर वाइज हैं या कुछ भी है, बस एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, उससे वो फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। अब सुन लिए यहां पे एक बार,
सैंपल स्पेस में 3 बार टॉस किया गया है, तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, उसके बाद टी टी एच टी एच टी एच टी टी और टी टी टी, ये 8 एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है ना। ए में क्या बोल रहा है, ऑल हेड और ऑल टेल्स, तो ये आ गए सारे एच सारे टेल। ठीक है ना। तो पी ऑफ ए तो कितना आ गया 2/8 विच इज 1/4। बी में कितना आ रहा है मेरे पास, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब सारे हेड या 2 हेड 1 टेल, ये आ गया। तो पी ऑफ बी कितना आ गया 4/8 विच इज 1/2। सी इवेंट की बात करें तो सी इवेंट में क्या बोल रहा है वो, एटमोस्ट 2 हेड्स, तो सारे हेड वाले नहीं आएंगे, बस इसमें क्या आएगा, बस 7 एलिमेंट्स आएंगे, सारे हेड वाले नहीं आएंगे। जब मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो ये सारे एलिमेंट जो मेरे पास लिखे हुए हैं 7 एलिमेंट्स, ये सारे आ जाएंगे, ये आ गए सारे, ये सारे एलिमेंट आ गए। तो पी ऑफ सी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पी ऑफ सी इज 7/8। ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, क्योंकि आपको सबको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी इज एच एच एच, बी इंटरसेक्शन सी कितने एलिमेंट आएंगे, 3, एच एच टी एच टी एच टी एच एच। सी इंटरसेक्शन ए इज टी टी टी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 है वो। तो अगर आपको तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 मिल गया, तो हम तो ये बोल सकते हैं ए बी सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 होगा, वो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आप कोई टेंशन ही नहीं। अब बस पेयर वाइज चेक करना है मुझे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कितना आ गया 1/8, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज 3/8, पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज 1/8। तो क्या ये पी ए पी बी के बराबर आ रहा है, पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है हाफ, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। पी बी इंटरसेक्शन सी ये आ रहा है 3/8, पी बी की वैल्यू कितनी आई है हाफ, पी सी की आई है 7/8, बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। पी सी पी ए 7/8 एंड 1/4, ये भी नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ही आंसर आ रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। ये एबीसी इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है बेटा ना। यहां देखिए आप, अब इसमें क्या है, ए का मतलब है कि S1 स्विच काम कर रहा है, तो S1 स्विच की काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 90% विच इज 0.9। बी का मतलब है S2 स्विच काम कर रहा है, तो पी ऑफ बी कितना है 80% विच इज 0.8, ये आपको दिया हुआ है। फर्स्ट में कब काम करेगा, सर्किट विल वर्क, सर्किट विल वर्क इफ बोथ विल वर्क, ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा। तो क्या पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों स्विचेस क्या है इंडिपेंडेंट है, दोनों स्विचेस इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी ए या पी बी इंडिपेंडेंट है। तो ये आ गया 0.9 इंटू 0.8 विच इज 0.72। इस वाले में क्या होगा, इसमें सेकंड वाले की बात करें तो कोई भी एक स्विच काम कर जाए मेरा काम बन जाएगा। इसमें बोलेंगे आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, या दोनों काम कर जाए। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट में इंडिपेंडेंट होंगे, क्या बताया हुआ है मैंने आपको। तो पी ऑफ पी बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आ गया पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी, ये आ गया पी ए इंटू पी बी, ये आ गया। तो इसको सबको ऐड कर देंगे, तो पी ए कितना है 0.9 है, 0.9 और पी बी कितना है 0.2, तो ये आ गया 0.2 प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.1 विच इज 0.8 प्लस पी ए इज 0.9 विच इज 0.8, सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 0.98। थोड़ा लेंदी हो गया, इसका एक तरीका और भी था मेरे पास, मेथड नंबर 2, क्या 1 माइनस दोनों काम नहीं कर रहे हो, 1 माइनस दोनों काम नहीं कर रहे हो। अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो ये आ गया 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट एंड पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो मतलब 1 माइनस 0.1 इंटू 0.2, तो ये आ गया 0.98। थोड़ा कंपेरेटिवली इजी हो गया हमारे पास। इसमें क्या बोल रहा है मेथड नंबर 1,
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व्ड इज कि कोई भी एक सॉल्व कर दे तो काम हो जाएगा मेरे पास। तो ए ने सॉल्व कर दिया बी और सी ने सॉल्व नहीं किया, या ए ने भी नहीं किया, बी ने कर दिया, सी ने नहीं किया, या ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया, या दो केस बनेंगे। अब क्या बात करेंगे, ए ने भी कर दिया, बी ने भी कर दिया, सी ने नहीं किया, या ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया, या ए ने नहीं किया, बी और सी ने कर दिया, या तीनों ने कर दिया। इन 7 केस में हम कोई भी बात करें तो ऐड करेंगे। तो जो पहला केस है ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो दिस कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगला वाला हो जाएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी बी इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट। अप टू 7 बार ऐड करें आंसर आ जाएगा। कंपेटिवली लेंदी है तो थोड़ा इजी काम करते हैं। मेथड नंबर 2, हमको निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बेसिकली कोई भी सॉल्व कर दे, ये पूछ रहा था जो आप पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। वो कितना आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 विच इज कितना, 23/24। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलीज्ड। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देयर इज अ ट्रायल गोइंग ऑन इन विच देयर आर 3 जजेस एंड द चांस ऑफ accused being released by them are half, 2/3 and 3/4. This P of A, P of B, P of C. Find the chance that the accused will be released if he gets majority vote. Majority मतलब कम से कम 2 तो वोट करने चाहिए उसके फेवर में। तो मेरे हिसाब से A, B, C नहीं कर रहा, पहले 2 की बात कर रहे हैं। A कर रहा है, B नहीं कर रहा, C कर रहा है, या A नहीं कर रहा, B कर रहा है, C कर रहा है, या तीनों कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, इसके बराबर होगा P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जेई में पूछा भी गया है। P ऑफ A, P B कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ C, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ B, P ऑफ C प्लस P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C। ये आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया, 1/2 इंटू A की प्रोबेबिलिटी है, B की है, C की 3/4 है, नहीं होने की 1/4, A की 1/2, B नहीं होने की 1/3, होने की 2/3 थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। C होने की 3/4, A ना होने की हाफ, होने की भी हाफ है, ये 2/3 इंटू 3/4, तीनों की होने की 1/2, 2/3 इंटू 3/4। सबको ऐड कर दो, आंसर इज कमिंग एट 17/24। अपना देखिए, a well shuffled pack of 52 playing cards is to be distributed among Ram, Sham, Ghanshyam in the same order. A person will take a card and if he gets hurt, he wins, otherwise he will replace the card and deck will be reshuffled and will be passed to next player. Find their respective chance of winning. The game will continue indefinitely till anyone player wins. आप मुझे बताओ, जो राम है वो जीतेगा कैसे? अगर मैं राम के जीतने की बात करता हूँ यहाँ पे, कि पहली बार ही वो जीत जाए और जीतेगा वो रेड आएगी, या बिन बोलूं, या मैं इसका रेड आ गई, ये मैं ऐसे बोलता हूँ, उसका रेड आ गया, ये बोल रहे हैं ना वो, हार्ट बोल रहा है, सॉरी, उसके बाद हार्ट आ गया, ठीक है। अब पहली बार वो हार गया, उसके बाद हार्ट नहीं आया, तो शाम के पास भी नहीं आना चाहिए, घनश्याम के पास भी नहीं आना चाहिए, तब उसके पास आ गया, यही है। फिर यही सीक्वेंस कितनी बार हो गई, 2 बार, फिर वो जीत गया, एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विंस वो क्या होगी, P ऑफ H कॉम्प्लीमेंट 3 बार इंटू P ऑफ H प्लस P ऑफ H कॉम्प्लीमेंट 6 बार P ऑफ H एंड सो, ये सीरीज बन जाएगी जीपी। इसका सम आएगा P ऑफ H बाय 1 माइनस P ऑफ H कॉम्प्लीमेंट का क्यूब। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और नहीं आने की कितनी है, 3/4,
तो कितना आ गया, दिस प्रोबेबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 16/37। क्लियर है क्या? इसी में थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं बोलूं पी ऑफ शाम, शाम में क्या होगा, बस शाम में स्टार्ट कैसे होगा कि पहले राम हार जाए फिर शाम जीत जाए, और फिर सेम काम चलेगा, शाम हारा फिर राम हारा, शाम हारा घनश्याम हारा, फिर राम हारा, फिर शाम जीत गया, एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहां जो सीक्वेंस बनेगी पी ऑफ शाम, पी ऑफ शाम, पी ऑफ शाम, तो वो कितनी बन जाएगी मेरे पास, पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ एच, यहां आ गया पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट, कितनी बार आया, 4 बार, इंटू पी ऑफ एच, एंड सो ऑन। तो ये कितना आ गया, इस सीरीज का सम, पी ऑफ एच इंटू वो पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट बाय 1 माइनस पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट का क्यूब। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, हारने की 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का क्यूब, ये आ गया मेरे पास। और ये प्रोबेबिलिटी मैं निकाल ही चुका हूं पहले, 16/37 इंटू 3/4, तो कितना आ गया 12/37। या इसको समझने का एक तरीका और भी है, अगर मैं पी ऑफ शाम की बात करता हूं, पी ऑफ शाम की बात करता हूं, तो बेसिकली आप तो क्या करो, पहले राम को हरा दो, उसके बाद जो राम की प्रोबेबिलिटी होगी वही रहेगी, क्योंकि गेम फिर अब बेसिक वहीं से स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट इनटू पी ऑफ राम, क्योंकि जो राम की स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी थी, अब क्या हो गया, जैसे राम हारा, जैसे राम हारा, अब मैं ये मान रहा हूं शाम स्टार्टिंग से गेम स्टार्ट कर रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी पहले थी वही प्रोबेबिलिटी अब रहेगी। तो बस राम के हारने का सिर्फ वन टाइम जो हारा, उसके बाद वो गेम दोबारा स्टार्टिंग से हो गया। तो राम हारेगा कितने से, 3/4 से, उसके बाद जो राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी थी वही रहने वाली है, वो कितनी थी 16 ऐसे ही हम घनश्याम भी निकाल सकते हैं। घनश्याम में निकालेंगे तो एक तरीका तो जो मैंने सिखाया है, या राम हारा श्याम हारा फिर राम की जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो ये आ गया 3/4, या घनश्याम, या एक बार कर दो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ शाम, शाम की जो प्रोबेबिलिटी आई है एक बार हारने के बाद जो आएगी वो शाम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऐसे ही बोल सकते हो आप इसको। तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू शुरू में कितना आया था 16/37, ये कितना आ गया 9/37। A pair of dice is rolled until a total of 5 or 7 is obtained. Find the chance that a total of 5 comes before 7। मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी मेरे पास कि सीधा 5 आ जाए, अब 5 नहीं आए तो 7 भी नहीं आना चाहिए, तो फिर 5 आ जाए, फिर 5 7 नहीं आया, फिर 5 7 नहीं आया, फिर 5 आ जाए। तो 5 आने के कितने केस होते हैं, 4, मैंने बताया था आपको, और 7 आने के 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बाय 1 माइनस 5 7 दोनों नहीं आने की, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/36, 5 आने के 4, 6 आने के, 7 आने के 6, 10 केस हो गए, दोनों नहीं आ रहे, तो बचे कितने केस 26/36, तो कितना आ गया 4/10 विच इज 2/5। ये तो हुआ मेथड नंबर 1। एक और तरीका भी है इसका, मेथड नंबर 2, मैं बोल रहा हूं 5 आने के कितने केस थे 4, और 7 आने के 6, तो गेम विल स्टॉप इन हाउ मेनी केसेस, 10 केसेस, और आपको चाहिए P ऑफ 5 बिफोर 7। तो हमें अब जो नया सैंपल स्पेस हो गया है वो कितने का हो गया है 10 का, उसमें 5 आ जाए 7 से पहले, कितने केस फेवर कर रहे हैं 4, तो कितना आ गया 4/10। नया सैंपल स्पेस हम बात कर रहे हैं कि गेम स्टॉप हो रहा है तो 10 कैसे हुआ होगा, उसमें से कंडीशनली मैं बात कर रहा हूं कि 5 पहले आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके फेवरेबल केस कितने हैं 4, तो 4/10। देखो इसको एक चीज रुकिएगा, मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन से थोड़ा और।
ये क्वेश्चन देखिए आप, तुम्हारा जब ये क्वेश्चन एक्सीडेंट वाला है यार, तुम्हारे पेरेंट्स तो साथ में नहीं है तुम्हारे? हाँ वो दिवाली के दिन ये एक्सीडेंट करा रहा है मास्टर, ये दिवाली के दिन एक्सीडेंट करा रहा है मास्टर। देखो यहाँ पे क्या है, इफ ए स्टूडेंट कैन गो, हाँ बस ठीक है ना, मतलब तुम अकेले बैठ के सुनना ना। इफ ए स्टूडेंट कैन गो टू स्कूल यूजिंग बस, बाईसाइकिल, बाइक, कार और वॉक, एंड देयर रेस्पेक्टिव चांसेस आर 1/4, 1/4, 1/3, 1/12, 1/12। मतलब आपको 5 इवेंट दिए हुए हैं, और 5 इवेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये 5 इवेंट से जो कहाँ गया पास, इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको। अब इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें, तो हमको क्या है, ये जो 5 इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। मतलब जो भी इवेंट होगा इन 5 में से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये आपको दिया हुआ है। तो इन 5 में से कोई इवेंट हो रहा है मेरे पास, एंड द चांसेस दैट ही विल मीट विद एन एक्सीडेंट, वो ये दिए हुए हैं कि अगर वो बस से आ रहा है तो ये है, बाइसाइकिल से आ रहा है तो ये है, बाइक से आ रहा है तो ये है, गाड़ी से आ रहा है तो ये है, पैदल से आ रहा है। व्हाट आर द चांसेस दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूं A1 इवेंट है, ही इज कमिंग बाय बस, कमिंग बाय बस। अब मैं बोल रहा हूं कमिंग बाय बस, ये मेरे पास क्या हो गया, P ऑफ A1। P ऑफ A1 कितना गिवन है, 1/4। A2 इवेंट हो गया, ही इज कमिंग बाय बाइसाइकिल। बाइसाइकिल का कितना दिया हुआ है, P ऑफ A2। P of A2 is 1/4. A3 event, he is coming by bike. So P of A3 is 1/3. A4 he is coming by bike. Bike तो हो गया है, कार, सॉरी कार से आ रहा है, तो P of A4 is 1/12. A5 he is coming by walk. walk में आने का P of A5 is again 1/12. अब एक इवेंट E बोल रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इवेंट E is he met with an accident. He met with an accident. अब ये एक्सीडेंट से हो गया है उसका, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो लिखा है ना, ये वाली चीजें, ये P गिवन A1 है कि एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हमें जो गिवन है यहाँ पे P of E गिवन A1 is given as 1/2. P of E given A2 is 1/5. P of E given A3 is 1/3. P of E given A4 is 4/5. P of E given A5 is 7/8. ये दिया हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, P of E पूछ रहा है। P of E का मतलब क्या हो गया, P of A1, P of E given A1, P of A2, P of E given A2 and so on। तो ये कितना आ गया, P of A1 is 1/4 into 1/2 plus 1/4 into 1/5, 1/3 into 1/3 plus 1/12 into 4/5 plus 1/12 into 7/8। This is the answer। समझ में आया ये? क्लियर है? तो टोटल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। मेरी बात सुनो यहाँ पे, अभी एक और चीज समझो यहाँ पर। इसमें जो मेक टोटल प्रॉपर्टी तो क्या है, मैं समझाने के लिए जो हम आगे यूज करने वाले हैं, दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या होगा, थोड़ा सा बस चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। बेस थ्योरम क्या बोलता है, बेस थ्योरम बोलता है कि बच्चा मान लो घर से कोचिंग आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बस से आ रहा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बस से आ रहा हो, मतलब बेस थ्योरम क्या बोल रहा है, बेस थ्योरम यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। ये तो यहां देखिए अब क्या बोल रहा है, यहां पे अब उल्टा काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि इवेंट ई हो चुका है, मतलब हमारा जो, अगर हम बेस थ्योरम की बात करें, ये वैसे अभी नहीं आएगा, बेस बाद में आएगा। बेस इज अ टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कंडीशनल की तरह ही होता है और बहुत अलग नहीं है। तो बेस क्या बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया है, मतलब इवेंट ई हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो A1 से हुआ हो। तो आप मुझे बताओ नया सैंपल स्पेस क्या होगा, हमारा जो नया सैंपल स्पेस है वो क्या होगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं एक्सीडेंट हो चुका है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बस से हुआ हो, ई विल बी आवर न्यू सैंपल स्पेस।
और हमसे कौन सा वाले की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, A1 की। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेसिकली, वो P ऑफ A1 का ये वाला एरिया, कॉमन एरिया। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन E बाय P। दोबारा बोल रहा हूं, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन E, ये वाला एरिया, बाय P, दैट इज द बेस थ्योरम। ये दोबारा समझाऊंगा, बेस आएगा, जस्ट अभी आप समझाया इसलिए कि आपको क्लियर रहे ये। तो आपसे ये वाला एरिया की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बस। टोटल में क्या पूछ रहा है, इस इवेंट ई होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताइए आप, तो वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर है यहां तक?